हेलो बच्चों, यह वीडियो क्लास 8 के लिए है और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए। लेखक ने इसे एक प्रश्न के रूप में रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या निराश हुआ जाए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है, लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेश की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पे है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो बच्चों, यह वीडियो जो है इसे मैं अगर एक वीडियो में नहीं हो सका तो इसका 2 भाग या 3 भाग बनाऊंगी। ठीक है। तो इसमें जो लेखक है वह कहते हैं कि इतनी जो समाचार पत्रिका और न्यूज़ आजकल होती है और उसमें तरह तरह के नेगेटिव न्यूज़ होते हैं, जैसे ठगी के, डकैती के, चोरी के, स्मगलिंग, तस्करी मतलब स्मगलिंग के, और भ्रष्टाचार मतलब करप्शन के। तो ये सब देखकर और एक दूसरे पे लांछन लगाना मतलब आरोप लगाना, और इस तरह का वातावरण जो है, ऐसा देखकर लगता है कि अब दुनिया में कोई ईमानदार आदमी इस देश में बचा ही नहीं। हर व्यक्ति को संदेह की नज़र से देखी जा रही है। और कहते हैं यहाँ पे लेखक कि वो जो भी आदमी जितने ऊंचे पद पे है, मतलब जितने ऊंचे पोस्ट पे है, उतना ही अधिक दोष उसमें दिखाया जाता है, मीडिया दिखाती है। ठीक है। और प्रिंट न्यूज़ वाले छापते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। मतलब यहाँ कहने का यह अर्थ है बच्चों कि जो कुछ नहीं करता उसमें गलती करने की कोई संभावना ही नहीं होती, तो उस पे क्या कोई दोष दे और उसमें क्या कोई नुक्स निकाले। ठीक है। तो आदमी अगर कुछ करेगा तभी तो उसमें कुछ अच्छा बुरा करने और देखने योग्य कुछ होगा। लेकिन यह भी तो अच्छी बात नहीं है ना कि हम कुछ ना करें। दुनिया में कर्म करने के लिए हम आए हैं और हमें अपना काम करते रहना चाहिए। गलती तो हर इंसान से होती है, ठीक है, और उसको आगे सुधारा भी जा सकता है। लेकिन अगर हम कुछ भी ना करके बैठे रहें तो यह तो गलत भावना है। हाँ, तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि एक बार बहुत बड़े आदमी ने कहा था कि सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसे लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएं और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। तो कहते हैं कि उसने भले ही उस आदमी ने कुछ अच्छा किया हो, लेकिन लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान उस पर देते हैं अगर उससे कोई गलती हो जाए। अब गलती तो इंसान से ही हो सकती है, ठीक है, वो अलग बात है कि उसे आगे जाकर हम सुधार लें, लेकिन गलती तो इंसान से होती है। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमेशा उसके दोषों को ही देखना चाहिए और उसकी अच्छाइयों को भूल जाना चाहिए। दोष किसमें नहीं है होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही यह चिंता का विषय है। ऑफ कोर्स ये चिंता का विषय है बच्चों, क्योंकि अगर हम केवल बुराई ही देखते रहें तो आदमी में सुधरने की और उसको कुछ अच्छा करने को हिम्मत नहीं मिलता है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। यहाँ पे कवि कहते हैं कि गांधी जी और तिलक जी ने जो स्वतंत्रता संग्राम में भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उसमें उन्होंने एक उज्जवल भारत का सपना देखा था। तो बड़े निराश होकर बड़े दुखी होकर बोलते हैं कि क्या यही सपना देखा था गांधी जी और तिलक जी ने। रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत की गहर में डूब गया है।
मतलब वो यही कहते हैं कि बड़े बड़े जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने भाग लिया था, क्या वो उन्होंने यही सपना देखा था कि हमारा भारत बुराइयों की तरफ बढ़े। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महान समुद्र क्या सूख ही गया। अब यहाँ पे कवि कहते हैं कि इतने सारे रेसेस के लोग यहाँ पे रहते थे, जैसे आर्यन जो कि सेंट्रल एशिया वगैरह के और नॉर्दर्न इंडिया के लोग कहलाते थे, द्रविड़ जो कि साउथ इंडिया में लोग थे, और भी बाकी हिंदू मुसलमान और कुछ यूरोप वगैरह से भी लोग यहाँ आकर बसे। तो भारत जो इतने लोगों की का देश है, वो क्या बिल्कुल ही मतलब मूलन भूमि है, मानव महान समुद्र क्या सूख गया है, क्या यहाँ पे अच्छाइयाँ खत्म हो गई है। मेरा मन कहता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारे महान महर्षियों ने मतलब बुद्धिमान लोगों ने जो सपना भारत का है और रहेगा, मतलब जो बड़े बड़े महान नेताओं ने या फिर बुद्धिजीवियों ने जो देखा था, वह सपना बिल्कुल अभी भारत में रहेगा। कवि ये लेखक ये कहते हैं। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदार से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भले भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि वो अलग बात है कि बहुत ही बुरी स्थिति आजकल की है, जहाँ पे ईमानदार मेहनत से रोटी कमाते हैं, और जो गरीब लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, जो मेहनत करके पिस रहे हैं, वो लोग ईमानदारी से जी रहे हैं, और झूठ फरेब वाले लोग जो हैं वह फल फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ईमानदार होना कोई गलत बात नहीं है, मूर्खता ही नहीं है ये। किसी की ईमानदारी को हमें उसकी कमजोरी नहीं समझनी चाहिए। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है, भीरू और बेबस लोग के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। कहने का मतलब यहाँ पे लेखक कहते हैं कि अगर ईमानदारी केवल गरीबों और लाचार लोगों में बची है, तो यह बहुत ही गलत बात है, क्योंकि ईमानदारी एक बहुत बड़ी मॉरल वैल्यूज है जो हमें परंपराओं से मिलते आ रही है, और हमें उसे कमजोरी की निशानी नहीं समझनी चाहिए। फिर आगे लेखक कहते हैं कि भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। ठीक है, भारतवर्ष जो हमारा है उसमें मतलब मटेरियल हैप्पीनेस जो बोलते हैं, मतलब तरह तरह के सामान खरीदो और उसको जमा करो, ये सब का हमारे बुद्धिजीवियों ने शुरू से बहुत ही महत्व कभी नहीं दिया। इसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। मतलब हम भारतवासी ने शुरू से ही मॉरल वैल्यूज पे ज्यादा विश्वास किया है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप में विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना, यह बहुत बुरा आचरण है। मतलब यहाँ कहते हैं कि हर इंसान में बुरा और भला दोनों गुण होता है, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे में अच्छे गुण होने चाहिए और उसी का बोलबाला होना चाहिए। हमें बुरे जो आचरण हैं, जो हैबिट्स हैं, उनके चंगुल में नहीं पड़ना चाहिए। भारतवर्ष में कभी भी उन्हें उचित नहीं माना गया, उन्हें सदा संयम से बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। मतलब हमें भारतवर्ष से यही शिक्षा मिली है कि हमें किसी चीज के प्रति
अगर कोई इच्छा है, कोई गलत चीज़ के प्रति है, तो हमें कंट्रोल करना चाहिए, हमें अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखना चाहिए। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब यहाँ पे बच्चों मैं फिर दूसरे वीडियो में आपको इसके आगे का बताती हूँ।